एपिसोड 26 पेशकश मीरे कारवां। सुरमई शाम धीरे धीरे रात के अंधेरे में बदल रही थी। ये रात का आगाज था। रोशनियों का शहर अपनी पूरी आन बान के साथ जगमगा रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक मुस्तकिल अंधेरे ने जगह बनाना शुरू कर दी। इन रोशनियों की आबोताब मेरे मन की बेकली को कम करने में नाकाम हो रही थी। मुझे अपने हल्क में कांटे से पड़ते हुए महसूस हो रहे थे। मैं ड्राइविंग के दौरान में मुसलसल साहिल और मुमताज के बारे में सोचने लगा। शुबाना के बयान के मुताबिक इन दोनों को आज दोपहर 3 बजे बहादुराबाद चौरंगी से अगवा किया गया था और अब कमोबेश 8 बजने वाले थे। 5 घंटे इन मुसीबतज़दा लड़कियों ने किस तरह गुजारे होंगे, ये ख्याल मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था। खास तौर पर साहिल के हवाले से मेरा दिल डूब रहा था। वो साहिल अब पहली वाली साहिल नहीं रही थी। उसने मेरे कुर्ब में बहुत कुछ सीखा था, मगर मुझे रह रह कर नीलगिरी की पेशगोई याद आ रही थी और मेरी असल परेशानी का सबब भी यही था। नीलगिरी ने बड़े ही शफ़ाक और दिलचीर पेशगोई की थी। उस बंगलानुमा हवेली में उसकी जुबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज मुझे याद था। उसे साहिल के नाम की तारीफ करते हुए कहा था, वजदान, साहिल की मुनासबत से तुम अपना नाम सागर रख लो। साहिल और सागर का जन्म जन्म का साथ है। उस मगर के बाद उसे जुमला अधूरा छोड़ दिया था, मगर मेरे पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। मगर समझदार के लिए इस अधूरे जुमले में बहुत कुछ पन्हा था। पिछले दिनों नीलगिरी का मेरे साथ जो रवैया रहा था, उसके पेश नजर मुझे हर वक्त धड़का लगा रहता था। मुझे यही शक था कि साहिल को मुझसे जुदा करने में नीलगिरी के बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। वो मेरे लिए अपनी चाहत का खुलकर इजहार कर चुकी थी। वो मेरे नजदीक किसी भी दूसरी औरत को देखना गवारा नहीं करती थी, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गई। लगभग गुज़श्ता 2 माह से उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया था। मैं अजहद उससे राब्ता नहीं कर सकता था। वो जब चाहती थी छम से मेरी तन्हाई में चली आती थी। उसे लाने बुलाने पर मुझे इख्तियार नहीं था। नीलगिरी के तस्वुर ने मेरी निगाह में उसके मुनफरिद हुस्न को उजागर कर दिया, मगर दूसरे ही लम्हे साहिल की याद ने उस तस्वुर को ऑफ कर दिया। मेरी सोच पलटकर साहिल पर मरकूज होगी। जब दिल पर बोझ हो तो कोई भी शय अच्छी नहीं लगती। मेरे अंदर का मौसम बिगड़ गया था। साहिल मौसम बहार की मानद मेरे अंदर उतर चुकी थी। वो मेरी नस नस में लहू बनकर दौड़ती थी। मेरी इस बहार को हज़ा की नजर लग गई थी। नीलगिरी की पेशगोई बिलाहिर पूरी होकर रही। साहिल मुझसे बिछड़ गई। तारा ने एक शैतानी चाल चलकर मुझे साहिल से जुदा कर दिया था। मेरी नीली शरड इस वक्त किसी बेलगाम घोड़ी की मानद अरूसुल बिलाद की सड़कों पर दौड़ रही थी। मेरी मंजिल कश्मीर रोड का एक बंगला था। वो बंगला जहां तारा, मुमताज और साहिल को ले गया था। मुझे अपने साथियों को उस हबीस के चंगल से निकालना था। मैं किसी भी कीमत पर नीलगिरी की पेशगोई को पूरा होते नहीं देख सकता था। मुझे साहिल तक पहुंचना था, उसे वापस लाना था, हर कीमत पर, हर तूफान से गुजरकर, चाहे इस मकसद के लिए मुझे अपनी जान भी कुर्बान करना पड़ती या दुश्मनों की जानें निकालना पड़ती। मैंने कश्मीर रोड पर पहुंचकर मज़कूरा बंगले को तलाश किया। इस तलाश में मुझे थोड़ा सा भटकना पड़ा। रास्ता आसान और सादा था, लेकिन उस वक्त चूंकि मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज्यादा मुंतशिर था, इसलिए उन 2-4 गलियों ने मुझे घुमा कर रख दिया। मैंने अपने टारगेट बंगले के सामने से गाड़ी गुजारते हुए सोचा, मुझे सबसे पहले अपने जहन को काबू में रखना चाहिए। ध्यान ठिकाने पर होगा तो मैं अपने दुश्मनों से भी निपट सकूंगा। मुझे खुद पर भी हैरत हो रही थी। मैं इतना जज्बाती पहले कभी नहीं हुआ था। शायद इसलिए कि पहले मेरा इस नौइयत का कोई अजीज मुझसे बिछड़ा भी तो नहीं था। मैं अपनी नीली शरट बगली गली में थोड़े ही फासले पर खड़ी कर दी। ये बंगले का पहलू था। दूसरी जानब एक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक था। मैंने गाड़ी उसी क्लिनिक के सामने खड़ी कर दी। वो कोई आम सी दुकान नुमा क्लिनिक नहीं था। वो एक वसीओ अरीज बंगले पर फैला हुआ हासा मारूफ अल्ट्रासाउंड क्लिनिक था। बंगले के सामने से गुजरते हुए मैंने एक बात खास तौर पर नोट की थी कि उस बंगले के अंदर की तमाम बत्तियां बुझी हुई थी। यूं महसूस होता था उस वक्त अंदर कोई भी मौजूद ना हो। ये हैरान कुछ बात थी। नजीम ने जिंदगी के आखिरी लम्हात में मुझे बताया था कि तारा ने अगवा की वारदात के बाद इसी बंगले पर आना था और ये कि मियां जाहिद भी यही मौजूद था। मैं तो यहाँ हांसी गहमा गहमी की तवक्का कर रहा था, लेकिन ऐसी कोई बात कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। एक लम्हे को मेरे जहन में ख्याल आया, कहीं नजीम ने मुझे मिसगाइड तो नहीं कर दिया।
मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर इंसान अमूमन झूठ बोलने से परहेज करता है, लेकिन नजीब तो एक शैतान था। मुमकिन है उसे मुझे गलत राह पर डालने के लिए इस बंगले का तस्करा किया हो। उसका ख्याल होगा कि इस तरह मैं उसकी जान बख्शी कर दूंगा। बहरहाल मैंने उसका ख्याल गलत साबित कर दिया था। मैं यहाँ तक आ गया था तो बंगले को टच किए बगैर वापस चले जाना मुमकिन नहीं था। चंद लम्हे सोचने के बाद मैंने बंगले के पहलू के अंदर दाखिल होने का फैसला किया। अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के सामने मेरी गाड़ी के सिवा और कोई गाड़ी नहीं थी। हाँ, वहाँ अच्छा खासा सन्नाटा जरूर था, जिससे जाहिर यही होता था कि वो क्लिनिक मॉर्निंग शिफ्ट में ही चलता होगा। मैंने गली के दोनों जानब दूर तक निगाह दौड़ाई और बंगले की साइड वाल फलांग कर अंदर पहुंच गया। मेरे पाँव में जॉगर्स थे, इसलिए हल्की सी धप की आवाज के सिवा कोई आवाज पैदा न हुई। मैं दबे कदमों बंगले के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ने लगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मेरी हैरत में इजाफा होता जा रहा था। बंगले का हर दरवाजा खुला हुआ था और वहां की लाइट बुझी हुई थी। मेरी छठी हिस्स मुझे वार्न करने लगी कि इस बंगले में कोई गड़बड़ है, और गड़बड़ कहाँ है ये मालूम करने का तजस्सुस मुझे बेख्तियार आगे बढ़ा रहा था। मैंने एक के बाद एक बंगले के जेरी मंजिल के तमाम कमरे देख लिए, मगर किसी जी नफ्स के आसार नहीं मिले। एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल आया नजीब ने मेरे साथ धोखा किया था। मैं मुख्तात कदमों से बालाई मंजिल पर पहुंच गया। यहाँ एक कमरे में मुझे रोशनी दिखाई दी। मैं यक ब यक रुक गया। बाहर से मैंने बंगले को टॉप टू बॉटम देखा था और इसमें किसी भी हिस्से में मुझे रोशनी दिखाई नहीं दी थी। बंगला तो मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था, लेकिन अब ये रोशनी, और वो भी सिर्फ एक कमरे में, और एक ऐसे कमरे में जिसकी खिड़कियों का रुख बंगले के फ्रंट की जानिब था। इसका मतलब यही था कि वो लाइट भी अभी ही जलाई गई थी। वहां यकीनन कोई मौजूद था। मैं जो ठठक कर रुक गया, दोबारा मुख्तात कदमों से आगे बढ़ने लगा। मैं हर किस्म की सूरत हाल के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार था। मैंने रोशन कमरे के दरवाजे को हैंडल पर जरा सा दबाव डाला तो वो मेरी हैरत दो चंद हो गई। वो दरवाजा भी खुला हुआ था। मैंने दरवाजे के पट की आड़ लेते हुए हैंडल को घुमाकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलना शुरू कर दिया। अभी मैं दरवाजा ही खोल पाया था और झांक कर अंदर देखने के बारे में सोच ही रहा था कि मेरी समाज से गंभीर आवाज टकराई। डरो नहीं वजदान, मैं तुम्हारे इस्तकबाल के लिए मौजूद हूँ। सेकंड के 100वें हिस्से में मैंने इस आवाज को पहचान लिया। वो तारा की आवाज थी। मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। वो कह रहा था, अंदर आ जाओ, आज सारे हिसाब बेबाक हो जाएंगे। मैं एक धक्के से दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। वो हासा कुशादा हालनुमा कमरा था, जिसके फर्श पर कीमती कालीन बिछा हुआ था। दीवारों के साथ पहलू ब पहलू सोफा लगे हुए थे और आखिरी सिरे पर तारा बनफ से नफीस, बल्कि बनफ से इबलीस, एक सोफे पर फैलकर बैठा हुआ था। मुझ पर नजर पड़ते ही वे एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और हल्की क्लैपिंग करते हुए बोला, वेलकम मिस्टर वजदान, सन ऑफ शैतान। मैंने दांत किचकिचा कर उसे खूनहार नजरों से घूरा और सुलगते हुए लहजे में सवाल किया, साहिल और मुमताज कहाँ हैं? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, वो अपने महसूस बेरहमाना अंदाज में बोला। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बातों की वजाहत कर दूं। तुम्हारा जहन उलझ रहा होगा कि तुम्हारा यह इस्तकबाल किस अंदाज में हो रहा है। मुझे तुम्हारी आमद की खबर कैसे हुई? वो एक लम्हे को खामोश होकर मेरे चेहरे के तासरात का जायजा लेता रहा, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, तुमने गुलशन वाले बंगले पर जो कारनामा अंजाम दिया है, मुझे उसकी खबर हो चुकी है, और ये खबर कुछ देर पहले मुझे मुश्ताक ने दी है, टेलीफोन के जरिए। मुश्ताक? मैं चौंक उठा। वो तो बेहोश हो चुका था। सुनते जाओ, बीच में बोलो मत, वो सख्त लहजे में गोया हुआ। मुश्ताक नामी इस घरेलू मुलाजिम को तुम्हारे वहां से रुखसत होने से कबल ही होश आ गया था। ये वही वक्त था जब नजीब तुम्हें मेरे और इस बंगले के बारे में बता रहा था। मुश्ताक होश में होने के बावजूद भी बेहोशी की अदाकारी करता रहा, क्योंकि उसे अपनी जान अजीज थी। उसे तुम्हारे हाथों नजीब जैसे ग्रांडेल और फाइटर का हशर देख लिया था। वो चू चरा करके खुद को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। तुमने नजीब को कत्ल करने से पहले अपना नाम उसके सामने लिया था। मुश्ताक ने मुझे फोन पर बता दिया कि वजदान नामी किसी शख्स ने आपके वफादार नजीब को कत्ल कर दिया है। मुश्ताक तुम्हारे नाम और सूरत से आश्ना नहीं, अलबत्ता नजीब ने तुम्हारी शोहरत सुन रखी थी, मगर देखा पहली मर्तबा था, यानी आखिरी मर्तबा। वो आहिस्ता आहिस्ता धीमे लहजे में बात कर रहा था, मगर मैं उसकी आवाज में शामिल गम और गुस्से को अच्छी तरह महसूस कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड हावर की मौत मेरे लिए हैरत का बायस थी। मैं तो उसे 2 घंटों के लिए बेहोश करके गया था। मैंने तारा की आंखों में झांकते हुए कहा, मगर ये सारी तफसील तुम मुझे क्यों सुना रहे हो?
मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? वो फुंकारा। तुम्हारे सवाल का जवाब इस तफसील के बाद मिलेगा। मैं चाहता हूँ मरने से पहले तुम्हारे जहन में कोई उलझन न रहे। आज हमारे दरमियान आखिरी मार्का होगा। हम में से कोई एक ही इस बंगले से जिंदा सलामत जा सकेगा। तुमने मुझ पर बहुत कर्ज चढ़ा दिया है। मैं ये कर्ज सूद दर सूद तुम्हें लौटाने वाला हूँ। मैं भी अपने दिल में तुम्हारे लिए कुछ इसी किस्म के जज्बात रखता हूँ। मैंने मुठियां भेजते हुए कहा, तुम्हारी बकवास अगर खत्म हो चुकी हुई तो मेरे सवाल का जवाब दे दो। उसने खा जाने वाली नजर से मुझे देखा और फिर बफरे हुए लहजे में बोला, जैसे ही मुझे तुम्हारे बारे में इतला मिली मैंने सबको यहाँ से हटा दिया। इस बंगले में इस वक्त मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं। साहिल और मुमताज को तुमने कहाँ शिफ्ट किया है? फिलहाल मैं उनके बारे में नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ होंगी। वो बेरहमी से ज़ेर लब मुस्कुराते हुए बोला, वो जहां भी हैं जिंदा हैं। मैंने धाड़ कर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सब पता है। तुम्हारे सर की कसम, मैं गलत नहीं कह रहा। वो बदस्तूर जहरीली मुस्कुराहट होंठों पर सजाते हुए बोला, तुम्हारी आमद से आधा घंटा पहले मियाँ जी उन दोनों को अपने साथ किसी दूसरे ठिकाने पर ले गए हैं जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना आए तो पूरे बंगले की तलाशी ले लो। वैसे मैं एक बात जानता हूँ, साहिल और मुमताज को बड़ी ही मुनासिब जगह पर पहुंचाया जाने वाला है। मैंने तड़प कर पूछा, क्या कहना चाहते हो तुम? वेरी सिंपल, वो शैतानी अंदाज में मुस्कुराया, उनको उनके तलबगारों के पास पहुंचाया जाएगा। तुम जानते हो उनकी तलब किस को है? उसने सवालिया नजर से मुझे देखा। मैंने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे मजमूम अजाइम के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। बेहतर यही होगा कि अपनी नापाक जुबान से खुद ही बता दो। तारा ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले मुमताज को उमरकोट रवाना कर दिया जाएगा। उसका तलबगार वडेरा अकबर सुमरो है। मुमताज और उसके मामा एसपी ने अकबर को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। वो अपना सारा नुकसान उस जवान हसीना से पूरा करेगा। किस तरह, ये सिर्फ अकबर सुमरो ही जानता है और किसी को जानने का हक भी नहीं। वो बहुत ही खतरनाक अज़ाइम का इजहार कर रहा था, ताहम ये मालूमात मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल थी। मैंने उसे बातों में लगाते हुए पूछा, साहिल को तुम लोगों ने कहाँ छुपाया है और उसके बारे में क्या फैसला किया गया है? ओहो, वो अजीब अंदाज में हंसा। तुम उस बदेसी लड़की के बारे में बड़े बेचैन हो रहे हो। मुझे मालूम है कि वो तुम्हारी महबूबा की हैसियत रखती है। अब कहीं जाकर तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। मुझे तुम्हारी इस बेकरारी से बहुत ही लुत्फ महसूस हो रहा है। उसकी हंसी मुझे जहर लगी। मैंने बरहमी से कहा, तुम यूं ही बक बक करते रहोगे या साहिल के बारे में भी कुछ बताओगे? उसने बताया, तुमने हमारे चौधरी साहब की महबूब डायरी का एक कीमती वर्क चुरा लिया है। हम तुम्हारी महबूबा साहिल को चौधरी नवाजिश अली की हवेली में पहुंचा देंगे। ये क्या बकवास है? मैं तिलबला उठा, तुम किस डायरी की बात कर रहे हो? वही तुम्हारे बाप की रकम करदा डायरी जिसमें कसीरुल माल ये सोने का राज तहरीर किया गया है। वो बेपनाह संजीदगी से बोला। मैंने कहा, तुम जिस डायरी का जिक्र कर रहे हो वो चंद रोज पहले मियाँ जाहिद हुसैन ने मेरे होटल के कमरे से चोरी कर ली थी और अब तक तुम्हारे चौधरी के हाथ पहुंच चुकी होगी। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, डायरी तो चौधरी साहब तक पहुंच ही गई है, मगर उस डायरी के 2 सफात यानी एक वर्क उसके अंदर से बड़ी ही सफाई से पार कर लिया गया है। उस एक वर्क के बगैर बात नहीं बन सकती। वो डायरी अधूरी और बेमानी होकर रह गई है, जिस तरह तुम साहिल के बगैर अधूरे और उजाड़ बनकर रह गए हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम्हें शदीद किस्म की गलत फहमी हुई है और मैं तुम्हारे चौधरी को भी। मैंने उसे चक्कर देते हुए कहा, मैंने उस डायरी में से एक सफा भी अलग नहीं किया। वो मेरे चक्कर में ना आया। मेरा जुमला खत्म होते ही उसने कहा, तुम मुझे कोई सबक पढ़ाने की कोशिश ना करो। डायरी के बारे में मेरा और चौधरी साहब का मौकफ अटल है और फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। वो कीमती सफात मेरे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी महबूबा को कोई भी गजन नहीं पहुंचेगी। बसूरते दीगर हमारे दरमियान आज खून रेज मार्का होगा और अगर बदकिस्मती से तुम मुझे जेर करने में कामयाब होगे तो भी साहिल को पाने के लिए वही शर्त होगी। ये चौधरी साहब का नाकाबिले तब्दील फैसला है। जब तक तुम उन्हें डायरी के वो सफात नहीं दोगे, साहिल चौधरी नवाजिश अली की हवेली में रहेगी और जिंदा रहेगी। वो एक लम्हे का तवक्कुफ करके बड़े ही मानीहेज अंदाज में बोला, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमेशा जिंदा रहेगी। ये चौधरी साहब की मर्जी है कि वो कब तक तुम्हें छूट देते हैं। वो पता नहीं कब तक इस किस्म की बकवास जारी रखने का इरादा रखता था। मैं जो जानता था और जो जानना चाहता था वो मुझे मालूम हो चुका था। आखिरी सवाल के तौर पर मैंने पूछा,
क्या साहिल अभी तक कराची में है या उसे भी लाहौर के लिए रवाना कर दिया गया है? तुम सवाल ही करते रहोगे या वो सफात भी मेरे हवाले कर दोगे? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। मैं समझ गया, अब वो मुझे मजीद किसी सवाल का जवाब नहीं देगा, ना ही मजीद कुछ बताएगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें इन सफात के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। इसका मतलब है कि घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा ही करना पड़ेगा। बात खत्म करते ही उसने मुझ पर छलांग लगा दी। यह हमला मेरे लिए गैर मुतवक्का नहीं था। मैंने बैक जंप की और 2 फुट पीछे चला गया। वो मुंह के बल जमीन की तरफ आया, मगर नीचे गिरने के बाद उसने हाथों को इस्तेमाल में लाते हुए फर्श पर एक कलाबाजी लगाई और मेरे पहलू में पहुंच गया। हमारे दरमियान सिर्फ 1 फुट का फासला था। मैंने उसके चेहरे पर पंच मारा। उसने गर्दन झुकाकर मेरा वाल हाली कर दिया। मैंने एक स्टेप अंदर आकर उसकी झुकी हुई गर्दन पर राइट एल्बो रसीद कर दी। उसका सर एक झटके से मजीद झुक गया। उसके हलक से एक घुटी घुटी करा बरामद हुई और उसी लम्हे उसने एक नीच हरकत की। वो अचानक जमीन पर बैठा और बिजली की सी सूरत से उसने मेरे टांगों को टखनों से जकड़कर मुझे एक जोरदार झटका दिया। उसका वार चल गया और मैं पुश के बल पीछे जा गिरा। तारा अपनी गर्दन को सहलाते हुए मेरी जानिब बढ़ा। मेरी एल्बो ने उसे अजियत में मुब्तला कर दिया था। वो किसी रीछ की मानद मुझ पर झपट पड़ा। मैंने फर्श पर लेटे लेटे उसके गिरते हुए जिस्म को अपने पांव पर रोका और एक जर्क के साथ अपने सर के अकब में उसे उछाल दिया। वो एक सोफे के हत्थे पर जाकर गिरा। मैंने फुट स्प्रिंग लगाया और उछलकर खड़ा हो गया। तारा अपनी कमर को सहलाते हुए मेरी जानिब बढ़ा। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। वो इस वक्त एक जख्मी कोबरे के मुशाबा नजर आ रहा था। इत्तेफाक से उसने ब्लू जीन्स पर जो ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी, उस पर भी एक कोबरे की सफेद रंग की तस्वीर बनी हुई थी। मैं हर किस्म के हमले के लिए पूरी तरह तैयार था। 4 फुट की दूरी पर पहुंचकर उसने हवा में जंप की और राइट साइड फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की। कोशिश इन मानों में कि उसकी किक मेरे वजूद को टच न कर सकी। हिट करना तो दूर की बात है। मैंने तेजी से अपर साइड ब्लॉक किया। तारा के जिस्म ने हवा में ट्विस्ट किया और वो 3 फुट दूर अपने कदमों पर खड़ा हो गया। मैंने उसकी जमीन पर आते ही एक साइड किक मारी। वो ब्लॉक न कर सका। मैंने आगे बढ़कर फ्रंट फ्लाइंग किक मारी। मेरा पांव तारा की नाक पर पड़ा। वो एक चीख के साथ दोनों हाथों से चेहरे को थामते हुए पीछे जा पड़ा। ये वही नाक थी जिसकी मैंने उमरकोट में भी अच्छी तरह खातिरदारी की थी। जब तारा ने अपने चेहरे से हाथ हटाए तो एक वहशतनाक मंजर देखने को मिला। उसकी नाक से खून जारी हो गया था, जो उसके होंठों और थोड़ी को रंगीन करता जा रहा था। तारा बार बार हाथ की पुश से अपने चेहरे को साफ करने की कोशिश कर रहा था। इस मंजर ने मेरे अंदर एक सनसनी सी दौड़ा दी। मैंने एक अजीब सा सुरूर महसूस किया। तारा को इस हालत में देखकर मुझे खुशी हो रही थी। शायद उसकी वजह ये थी कि साहिल के गम ने मुझे जुनूनी बना दिया था और ये गम देने वाला तारा ही था। मैंने इसके संभलने का इंतजार नहीं किया और आगे बढ़कर उसे लातों मुक्कों पर रख लिया। वो अपने चेहरे को कवर करते हुए पीछे हटता रहा और मार खाता रहा। बिलाहिर उसकी पुश्त दीवार से जा लगी। इस दीवार में एक दरवाजा भी था, लेकिन ये वो दरवाजा नहीं था जिससे गुजरकर मैं कमरे में दाखिल हुआ था। एक लम्हे को मैंने महसूस किया जैसे वो फरार का इरादा रखता हो। उसे अचानक दरवाजे को देखा, लेकिन उसकी ये चालाकी थी। उसे मेरी तवज्जो हटाने के लिए वो हरकत की थी। मेरी लम्हाती गफलत का नतीजा फौरन ही बरामद हो गया। तारा ने किसी अरना भैंसे की तरह मेरे पेट में एक जोरदार टक्कर मारी और अपने सर की जोर से 5 फुट मुझे अकब में धकेलता चला गया। उसकी टक्कर में किसी सांड की सी कुव्वत थी। मुझे अपने पेट में मरोड़ सा उठता महसूस हुआ। मैंने फौरन सांस रोकी और उसके सर पर राइट एल्बो से हिट किया। तारा एक दर्दनाक आवाज के साथ मुंह के बल जमीन पर आ रहा। मैंने उसकी पुश पर उड़ता हुआ सवार होकर गर्दन को अपने हाथों उसकी गिरफ्त में कसना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी गर्दन मेरे हाथों में आई, वो अपने सर को आजाद कराने के लिए जोर लगाने लगा। ताहम ये जोर बेसमत और खामखा नहीं था। तारा एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट था। ये बात उसे अच्छी तरह मालूम थी कि अगर अपनी इस कोशिश में उसने जरा सी भी नॉन टेक्निकल हरकत की तो उसकी गर्दन का कड़ाका निकल जाएगा। हमारे दरमियान बकायदा रेसलिंग की तरह जोर आजमाई हो रही थी। इस दौरान में उसका दाव चल गया और उसने मुझे बैक पुश का इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर से उछाल दिया। इस जिसारत के नतीजे में उसकी गर्दन को एक झटका सा लगा था। ताहम ये ज्यादा खतरनाक और जरर निशान नहीं था। हम एक मर्तबा फिर एक दूसरे के सामने खड़े थे। इस मर्तबा हमले में पहल मैंने की। मैंने नी शॉट का झांसा देकर एक फ्रंट टू साइड की उसकी थोड़ी पर रसीद कर दी। वो तकलीफ की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए मुझ पर झपटा। उसने डबल पंच से मेरे चेहरे को निशाना बनाने की कोशिश की। मैंने गर्दन को बैक जर्क दी। उसके साथ ही मेरी कमर किसी कमान की तरह पीछे को झुक गई।
तारा ने दोनों बाजू खोलकर मुझे दबोचना चाहा, मगर मैं उसके बाजू के हल्के में आने से पहले ही फिजा में साइड ट्विस्ट करते हुए दूर जा चुका था। अलबत्ता इस फिजाई प्रवास के दौरान मेरे जॉगर्स पाँव तारा के चेहरे को एक शानदार सलामी पेश कर चुके थे। वो किसी पिटते हुए कुत्ते की तरह हलक से चियाऊ चियाऊ की आवाज निकालते हुए दूर तक लुढ़कता चला गया। फिर इससे पहले कि वो उठकर खड़ा होता, मैं तेजी से उसके सर पर पहुंच गया। आज मेरे अंदर कोई और ही वजदान समा गया था। उसने उठते ही मुझे गलीज गालियों से नवाजना शुरू कर दिया। एक मार्शल आर्टिस्ट को ये जेब नहीं देता कि वो गालियों पर उतर आए। ये एक कमजोरी और बदअहलाकी समझी जाती है। तारा को मैंने शुरू ही से गर्म मिजाज और वसीला पाया था। ये इसके कमजोर आसाब की दलील थी। उसके बिलक्स दोज़ख मकानी दारा में हासा तहम्मुल और तदब्बुर पाया जाता था। दोनों भाइयों में मिजाज का बहुत बड़ा फर्क था, वरना अमाल दोनों के मतवाजी थे। वो झंझलाहट और नाकामी के मिले जुले अंदाज में मुझ पर हमलावर हुआ और मैंने इसकी झंझलाहट से भरपूर फायदा उठाया। उसकी राइट राउंड हाउस किक को मैंने बड़ी ही सफाई से ब्लॉक किया और उसके साथ ही अंदर आकर मैं उसके सीने पर पंच मारा। उसने मेरे मुक्के को अपने दोनों हाथों की कोशिश से कलाई के मुकाम पर जकड़ लिया और नीचे की जानिब एक जोरदार झटका दिया। अगर मैं किसी किस्म की मज़ाहमत करता तो मेरी कलाई चटक सकती थी और उस झटके के साथ ही मैं जमीन की तरफ झुक गया। मेरी इस हरकत पर तारा अगर मेरी कलाई को छोड़ देता तो उसका फायदा था, मगर उसने कलाई को दबोचे ही रखा। इस नतीजे में वो खुद भी मेरे ऊपर खींचता ही चला आया। मैं अचानक उठकर उसे अपने ऊपर से दूर फेंक दिया। मेरे ऊपर गिरते हुए उसके हाथों से मेरी कलाई भी छूट गई थी। उसे पलटकर मुझ पर एक और किक चलाई, मगर इस किक में फोर्स बराए नाम थी। मैंने इस ढीली ढाली किक पर खड़े होकर हाथ का चौप रसीद किया। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। मैंने इसी पर बस नहीं की और एक लोअर साइड किक उसकी मजरूब टांग पर रसीद कर दी। हड्डी चटकने की आवाज उभरी और तारा जमीन पर लोट पोट होने लगा। उसकी टांग बेकार हो गई थी। थोड़ी देर के बाद वो लंगड़ाते हुए उठा। इस हालत में मुझे उस पर रहम आना चाहिए था, मगर आज तो मैं रहमो करम से बहुत ही दूर निकल आया था। मेरे सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था जो इंसानियत के नाम पर धब्बा था। उसने मेरी अजीज तरीन हस्ती को मुझसे छीन लिया था। मैं उससे हमदर्दी किस तरह कर सकता था? वो अपनी दाएं टांग को हवा में उठाए हुए था और पांव जमीन पर लगाते हुए उसे शदीद तकलीफ से गुजरना पड़ रहा था और मैं उसे हर किस्म की तकलीफ से गुजारना चाहता था। मैंने बड़ी ही सफाकी से एक लंबा स्टेप लिया और उसकी घायल टांग को एक मरतबा फिर निशाना बनाया। जवाब में उसकी चीखें उभरी और मेरे दिल को वाफर मिकदार में सुकून बख्श गई। तारा हासा साथ जहाँ था, लौट लौट कर फिर खड़ा हो जाता। मैं उसके नजदीक आया और उसने मुझे पंच मार दिया। ये एक राइट स्ट्रेट पंच था। मैंने ब्लॉकिंग के बाद उसकी कलाई को ग्रिप में लेकर ट्विस्ट किया। वो झुका तो मैंने इसकी कोहनी पर अपनी बाईं कोहनी का वार किया। तारा के मुंह से ज़बा होते हुए जानवर जैसी आवाज पैदा होगी और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मुझे याद आया अंदरूनी सिंध के रेगजार में एक मार्के के दौरान में मैंने तारा की इसी कोहनी का जनाजा निकाला था। चोट पर चोट क्या क़यामत ढाती है, इसका अंदाजा सिर्फ उन्हीं लोगों को हो सकता है जो इस तजर्बे से गुजरे हों। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तारा मजीद मुझ पर हमलावर होगा। उसका दायां पहलू बिल्कुल ही बेकार होकर रह गया था, लेकिन मैंने देखा कि वो ढीठ इब्ने हबीस एक मरतबा फिर डगमगाते हुए उठकर खड़ा हो गया। मैं इस पर नजर जमाए सिर्फ 4 फुट के फासले पर खड़ा था। इस मरतबा तारा ने एक गैर मुतवक्का हरकत की। बजाय मुझ पर हमलावर होने के वो दीवार पर नस्ब स्विच बोर्ड की जानिब बढ़ा और बिजली की तेजी से उसने एक बटन दबा दिया। उसकी इस शातराना हरकत से मैं ये तो समझ गया कि उसने कोई नई चाल चली थी, लेकिन फौरी तौर पर मैं उसकी चाल को न समझ सका। फिर इससे कबल के मैं गौर व फिक्र करता, मुझे अपने अकब में धड़ से एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने बेहतियार पलट कर देखा। ये वही दरवाजा था जहां से मैं कमरे में दाखिल हुआ था। खुले उस दरवाजे में से 4 गन बरदार भर्रा मार कर कमरे में आए और आते ही उन्होंने बेदरई फायरिंग शुरू कर दी। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ मैं था। मैं इस अचानक अवतार पर बौखला कर रह गया, ताहम मेरे दिमाग ने बर वक्त मेरी रहनुमाई की। मैं अपनी जानब 4 गन्नों की नालों को उठते हुए देखकर हवा में उछला। शाओलिन टेम्पल में ट्रेनिंग के दौरान मुझे हाई वर्टिकल जंप की खसूसी मशक करवाई गई थी और मैं बासानी 10-12 फुट तक हवा में उछल सकता था। मेरी इस जंप के नतीजे में कमरा तारा की आखिरी चीखों से गूंज उठा। मेरी जब जानिब आने वाली दर्जनों गोलियों में से किसी एक ने या कई ने उसके वजूद को छेड़ डाला। हमलावर अफराद ने अपनी गन्नों का रुख छत की जानिब किया और ब्रस्ट फायर किए, लेकिन मैं वहां होता तो फायरिंग की जद में आता। मेरा एहसास ज़हन
मुझे ऑटो पर सेट कर चुका था। वर्टिकल जंप करते ही मैंने बुलंदी पर पहुंचकर अपनी बॉडी को समरसॉल्ट के अंदाज में रोल किया और डबल स्टेप लेते हुए स्विच बोर्ड के पास पहुंच गया। 4 गन्नों से खारिज होने वाली मोहलक गोलियों ने कमरे की छत को उधेड़ डाला था। उसी वक्त मुझे अपने बाएं कंधे में आग सी उतरती महसूस हुई, लेकिन इससे पहले कि कोई गनबरदार मेरी जानिब फायरिंग करता, मैं हाथ मारकर कमरे की लाइट ऑफ कर चुका था। मैं तारीकी छाते ही जिस मुकाम पर खड़ा था, मैं फौरन वहां से थोड़ा सा आगे रेंग गया। एहतियात का तकाजा यही था, वरना अंधेरे में भी अगर मेरी जानिब फायरिंग की जाती तो मुझे शदीद नुकसान पहुंच सकता था। हैरत अंगेज तौर पर मजीद फायरिंग नहीं हुई और चारों यके बाद दीगरे कमरे से निकल गए। यकीनी तौर पर वो अपनी गन्नों को रीलोड करने गए थे। ब्रस्ट फायरिंग से गन्नों के मैगजीन खाली हो गए थे। मैं उनके गन्नों को रीलोड करने तक वहां रुकने की हमाकत नहीं कर सकता था। कोई गोली रीबाउंड होकर मेरे कंधे में आ धसी थी, जिससे मैं शदीद तकलीफ महसूस कर रहा था। मैंने जख्मी कंधे को एक हाथ से थामा और दबे पांव चलते हुए दरवाजे के नजदीक आ गया। मुझे अपने हाथ पर खून का रिसाव महसूस हुआ। कंधा ठीक ठाक जख्मी हो चुका था। चंद लम्हात तक जब बाहर खामोशी रही तो मैं एहतियात से बाहर निकल आया। वहां किसी जी नफ्स के आसार नहीं थे। मैंने एक लम्हे को सोचा और गोली की रफ्तार से बलाई मंजिल की बालकनी की जाने पहुंच गया। उसी वक्त मुझे अपने अकब में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। यकीनन वो चारों मेरी तरफ आ रहे थे। उन्होंने अपनी गन्ने रीलोड कर ली होंगी। पीछे मुड़कर देखने का मेरे पास वक्त नहीं था। मैं इस वक्त हाई रिस्क पर था और इस किस्म की सूरत हाल में हंगामी और फौरी फैसलों की जरूरत होती है। मैंने सांस रोकी, बालकनी की रेलिंग पर चढ़ा और डाइविंग बोर्ड से जंप लगाते हुए खुद को फिजा के हवाले कर दिया। मेरे पांव में जॉगर्स थे। इतनी बुलंदी से नीचे आना कोई आसान काम नहीं, लेकिन जो लोग फ्री फॉल की थियरी और टेक्निक से आगाह हैं, उन्हें यह नामुमकिन नजर नहीं आता। मुश्ताक लोगों के लिए ये एक खेल है। जमीन पर मेरे पांव और हाथ एक साथ अमल में आए और मैं फ्रंट रोल करते हुए दूर तक लुढ़कता ही चला गया। मेरे जख्मी कंधे की तकलीफ को इस हरकत से कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा था और तकलीफ कई गुना ज्यादा पड़ गई थी, मगर मैं बाजू को थाम कर हाय हाय नहीं कर सकता था। मेरे अकब में 4 खतरनाक गन्नों की सिफाक नाले उठी हुई थी, जैसे 4 तोपों के दहाने खुले हुए हों और मेरे पर खुलने के बेकरार हों। रोलिंग खत्म होते ही मैं उठकर अपनी गाड़ी की जान दौड़ गया। उसी वक्त बंगले की बालाई मंजिल से गोलियों की एक बौछार मेरी जानिब आई, मगर खुशकिस्मती से एक भी गोली मेरे वजूद को न छू सकी। मैं बड़े ही क़यामतेज़ लम्हात से जंग लड़ रहा था। मेरे पास सोचने, रुकने या पलटकर पीछे अपने दुश्मनों को देखने का वक्त नहीं था। ये बड़े ही क़यामतेज़ लम्हात थे। मैंने एक झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई ही थी कि अकबी नशिस्त से कोई सफेद शय प्रवास करती हुई आई और धप से मेरी गोद में गिरी। हड़बड़ाहट में स्टीयरिंग मेरे हाथ से छूट गया। उसी लम्हे मेरी समाज से एक मानूस आवाज टकराई, मियाओ। वो नरम मुलायम सफेद शय एक बिल्ली थी। मियाओ की आवाज निकालते ही वो एक मर्तबा फिर उछली और पैसेंजर सीट पर पहुंच गई। मेरी गर्दन बेसाख्ता उसकी जानिब मुड़ गई। हमारी निगाहें मिली तो वो धीरे से मुस्कुराई। उसके साथ ही उसने महसूस अदा से सर को झटका और उसके हलक से बड़ी ही करारी आवाज में बरामद हुई, मियाओ। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझे यहाँ से जल्द अज जल्द निकलने का मशवरा दे रही हो। मैं तो खुद वहां एक लम्हे को नहीं रुकना चाहता था। गाड़ी स्टार्ट थी। मैंने एक झटके से उसे आगे बढ़ा दिया। 2-3 गलियां घूमने के बाद मैं मेन कश्मीर रोड पर आ गया। उस वक्त रात के 9 बजे थे। ये रश का वक्त था। कश्मीर रोड से मैं जैसे ही शाहराए कायदीन पर पहुंचा, उस रश में बेपनाह इजाफा हो गया। मैं मुसलसल बैक व्यू पर निगाह रखे हुए था। जल्दी मुझे अंदाजा हो गया कि एक मोटरसाइकिल मेरे ताक़ब में थी। इस मोटरसाइकिल पर 2 अफराद सवार थे। एक ड्राइव कर रहा था और दूसरा उसके पीछे बैठा था। ये तस्दीक करने के लिए कि इस ताक़ब के सिलसिले में मैं किसी गलत फहमी का शिकार तो नहीं, मैंने नूरानी चौरंगी पर पहुंचकर गाड़ी को शाहराए कायदीन पर रखते हुए बाएं जानिब मोड़ लिया था। अब मेरी गाड़ी खालिद इब्ने वलीद रोड पर दौड़ रही थी और ये देखकर अब मेरे किसी शक शुबे की गुंजाइश बाकी ना रही, क्योंकि वो मोटरसाइकिल भी मेरे ही ताक़ब में खालिद बिन वलीद की रोड की तरफ मुड़ गई थी और हर गुजरते लम्हे के साथ हमारा दरमियानी फासला कम से कम होता जा रहा था। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल थी। मैं इस वक्त बहुत ही नाजुक और संगीन हालात से गुजर रहा था। अपने रूट को मैं नूरानी चौरंगी पर छोड़ चुका था। मुझे असूली तौर पर शाहराए कायदीन पर रहते हुए नर्सरी तक पहुंचना था, फिर शाहराए फैसल पर सफर करते हुए गोरा कब्रिस्तान और वहां से नेशनल हाईवे के जरिए डिफेंस में साउथ तक जाना था।
روڈ کی تبدیلی سے میری مشکلات میں اضافہ ہو گیا، خاص طور پر اس صورت میں کہ میرا بایاں کندھا بھی شدید زخمی تھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ گولی نے مجھے کس قدر نقصان پہنچایا تھا، البتہ میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ خون کے رساؤں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ خالد بن ولید روڈ پر زیادہ رش ویگنز وغیرہ کا تھا۔ متعاقب موٹر سائیکل کسی دم کی مانند میری شیرٹ کے ساتھ بندھی چلی آ رہی تھی۔ موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے چادر اوڑھ رکھی تھی، اس طرح کہ اس کے دونوں ہاتھ اور بلائی دھڑ نظر سے اوجھل ہو گیا تھا۔ میں ڈرائیونگ کے دوران میں گاہے بگاہے بیک ویو میں موٹر سائیکل سواروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ پر نگاہ جمائے آگے بڑھ رہے تھے۔ رش کی وجہ سے انہیں اوورٹیک کرنے یا میرے برابر میں آنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ہم آگے چلتے ہوئے سگنل کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں پر علامہ اقبال روڈ خالد بن ولید روڈ کو کراس کرتی ہے۔ جیسے ہی ہم سگنل کے قریب پہنچے، سگنل کی سرخ لائٹ روشن ہوگی۔ میں جس نوعیت کے حالات سے گزر رہا تھا، ان کا تقاضا یہی تھا کہ فوری طور پر تعاقب کرنے والوں سے جان چھڑا لی جائے۔ میں انہیں اپنے پیچھے لگا کر آگے بڑھنے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں انہی 4 افراد میں سے تھے جنہوں نے بنگلے میں مجھ پر بے دریغ فائرنگ کی تھی۔ میں نے سرخ لائٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی شیرٹ کو آگے بڑھا دیا۔ میں سگنل توڑ کر قانون شکنی کا مرتکب ہو رہا تھا، لیکن اس لمحے یہ سب سوچنے کا میرے پاس وقت نہیں تھا۔ جو بھی کرنا تھا ہنگامی اور جنگی بنیادوں پر کرنا تھا۔ میں نے محبت اور جنگ کے اصول پر عمل کر ڈالا۔ میرے پیچھے کی گاڑیوں کے ٹائروں کی چرچراہٹ گونجی۔ یقینی طور پر یہ وہ گاڑیاں تھیں جو علامہ اقبال روڈ کا سگنل کھلنے پر آگے بڑھی تھی۔ میں نے بیک ویو پر نگاہ ڈالی تو اس گونج کا سبب نظر آ گیا۔ میں تو زن سے سگنل توڑ کر آگے بڑھ رہا تھا، لیکن موٹر سائیکل سواروں نے بھی میری ہی تقلید میں وہی قانون شکنی کی تھی، اور اس موٹر سائیکل کو بچانے کے لیے ہی متعدد گاڑیوں نے بریک لگائے تھے۔ یہ ان کا ایک فطری رد عمل تھا۔ اس لمحاتی واقعے نے میرے تعاقب پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ میں نے ریڈ الرٹ ہوتے ہی ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا، لیکن عقبی سگنل بند ہونے کے باعث روڈ کی یہ سائیڈ بالکل ہی خالی پڑی تھی۔ چنانچہ شیرٹ کی بڑھتی ہوئی سپیڈ کوئی کام نہ دکھا سکی اور آنے واحد میں موٹر سائیکل گاڑی کے پہلو میں آ گئی، اور اسی لمحے میری آنکھوں نے ایک وحشت ناک منظر دیکھا۔ موٹر سائیکل ڈرائیونگ سائیڈ سے شیرٹ کے برابر آئی تھی، اور اس وقت موٹر سائیکل کی پچھلی نشست پر بیٹھا ایک شخص بالکل میرے متوازی محو سفر تھا۔ اب چادر کے اندر سے اس نے ہاتھ باہر نکال لیے تھے، اور نظر آنے والے ان ہاتھوں میں ایک مختصر الوجود کلاشنکوف دکھائی دے رہی تھی، جس کا بیرل 180 درجے کے زاویے پر میرے سر کی جانب اٹھا ہوا تھا۔ کوئی لمحہ تھا کہ وہ مہلک بیرل میری طرف موت اچھالنے والا تھا۔ موت کو قریب سے دیکھنے کا اتفاق مجھے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا تھا۔ قربت کا یہ والہانہ پن میں نے ازیں قبل ملاحظہ نہیں کیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا، باخدا نہیں جانتا کہ وہ فیصلہ میں نے کب اور کیسے کیا۔ سوچ کر عمل کرنے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے یاد نہیں وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ اچانک میرے قدموں میں سرسراہٹ ہوئی اور میں نے پوری قوت سے بریک پیڈل دبا دیا۔ جیسے ہی میں نے بریک پیڈل دبایا، ٹائروں کی چرچراہٹ سے فضا گونج اٹھی۔ بریک لگاتے ہی اس گونج میں کلاشنکوف کے برسٹ کی تڑتڑاہٹ بھی شامل ہو گئی۔ میں نے ساکن شیرٹ کی سکرین کے پار موٹر سائیکل کو سڑک پر لہراتے ہوئے دیکھا۔ وہ خط منحنی میں سفر کرتے ہوئے سڑک سے اتری اور پھر سامنے موجود گاڑیوں کے ایک شو روم کے آہنی گیٹ سے جا ٹکرائی۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں دونوں موٹر سائیکل سوار دھڑام سے نیچے جا گرے۔ اسی لمحے میں نے اپنے پاؤں میں کوئی نرم سی چیز محو حرکت محسوس کی، اور میرے کانوں تک یہ محسوس آواز رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی، میاؤں۔ وہ آفت کی پرکالا اس نازک مرحلے پر کس وقت پیسنجر سیٹ سے نقل مکانی کر کے میرے قدموں میں پہنچ گئی تھی کہ میری پوری توجہ کلاشن کے بیرل پر مرکوز تھی، لہذا میں نے ہی اس کو دیکھ پایا تھا۔ اسی وقت فضا میں ایک محسوس سائرن کی آواز گونجنے لگی۔ میں نے میکان کے انداز میں بیک ویو پر نظر ڈالی اور یہ دیکھ کر میرے اعصاب تن گئے کہ عقبی سگنل کھل چکا تھا، اور میری جانب بڑھنے والے ٹریفک کے ریلے میں سب سے آگے ایک پولیس موبائل تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔